इनऑर्गेनिक एमसीक्यूज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब हम ऑर्गेनिक एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से मैंने आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कराए थे इनऑर्गेनिक के, ऑर्गेनिक के एमसीक्यूज में आपको जनरलाइज मिक्स फॉर्म में करवा रहा हूँ क्योंकि हर एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से लिंक कर रहा है। सो एक एक करके हम एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है आपके पास, द कमर्शियल नेम ऑफ फिनोल फॉर्मल्डिहाइड। तो एक ऐसा पॉलीमर जो कि फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड से मिलकर बनता है, तो उसे हम कहते हैं बेकलाइट। ये आपने पॉलीमराइजेशन के अंदर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में पढ़ा होगा। फिर वो आपसे कह रहा है इन द हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस कंटिन्यूसली ऐड हो रही होती है। सो सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, अगर आप इस सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच की बात करें तो हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ, मींस कार्बन भी एक बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ। तो एक बॉन्ड तो कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बना लिया, और एक बॉन्ड कार्बन कार्बन के साथ बना रहा है, उसके बाद डबल बॉन्ड है, देन ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये अगर आप हिस्सा देखें इसको गौर से, तो मैं सिर्फ इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है हाइड्रोजन के साथ और एक बॉन्ड बनाया हुआ है कार्बन के साथ। यहाँ पर बॉन्ड्स तो आपको तीन नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर एक से ज्यादा बॉन्ड्स होते हैं तो हम काउंट एक ही करते हैं। इसका मतलब सी एच और सी एच के अंदर तीन बॉन्ड्स हैं, लेकिन काउंट सिर्फ एक ही होगा। अगर डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो काउंट सिर्फ एक ही होता है। तो कार्बन की अगर मैं आपसे बात करूं तो एक कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ और एक बॉन्ड बना रहा है अगले कार्बन के साथ। तो एक कार्बन दो बॉन्ड बना रहा है, और जब भी कोई एलिमेंट दो बॉन्ड्स बनाता है तो फिर हम उसे कहते हैं कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp। सेकेंड वाले केस के अंदर अगर आप देखें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखा हुआ है। यहाँ पर एक कार्बन दो बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ और फिर एक बॉन्ड बना रहा है अगले कार्बन के साथ। मैंने आपको कहा था कि सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर वो सिंगल टाइम काउंट होता है। तो CH2 का मतलब है कार्बन ने दो बॉन्ड बनाए हुए हैं हाइड्रोजन के साथ और एक बॉन्ड वो नेक्स्ट कार्बन के साथ बना रहा है। तो टोटल अगर तीन बॉन्ड्स बन रहे हैं एक कार्बन के, तो वो कहलाएगा sp2। इसी तरह से अगर हम CH3 को देखें तो एक कार्बन तीन बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ और एक बॉन्ड बना रहा है आगे कार्बन के साथ, तो यहाँ पर चार बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ पर कौन सी हाइब्रिडेशन होगी, sp3। अच्छा, फिर वो आपसे कह रहा है द फर्स्ट स्टेप इज सिमिलर इन दीज मैकेनिज्म्स। तो अगर हम SN1 और SN1 और E1 की बात करें, SN1 के अंदर और एलिमिनेशन रिएक्शन 1 के अंदर पहला स्टेप सेम होता है। SN1 में भी आप पहले सॉल्वेंट देके आयोनाइज करते हैं क्योंकि डायरेक्ट अटैक पॉसिबल नहीं होता। E1 में भी आप यही करते हैं कि पहले आप सॉल्वेंट देके आयोनाइज कर देते हैं, कार्बोनियम आयन बना देते हैं, फिर आप बाकी मैकेनिज्म को फॉलो करवाते हैं। तो SN1 E1 का पहला स्टेप सेम होता है, तो इसलिए आंसर है आपका डी। फिर वो कह रहा है फॉर्मलिन इज डैश परसेंट सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इन वाटर। फॉर्मलिन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसको हम एनिमल्स को प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं। जो भी डेड बॉडीज वगैरह हम यूज करते हैं प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के लिए, उसके लिए हम एक सॉल्यूशन यूज कर रहे होते हैं फ्रॉग्स को प्रिजर्व करने के लिए या दूसरी स्पीशीज को प्रिजर्व करने के लिए, तो उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं फॉर्मलिन। सो फॉर्मलिन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपल फॉर्मल्डिहाइड को वाटर के अंदर मिक्स कर देते हैं, डिजोल्व करवा देते हैं, और 100 ml के अंदर हम 40 ग्राम फॉर्मल्डिहाइड डालते हैं, तो ये सॉल्यूशन बनता है ऑलमोस्ट 40%। ये आपकी बुक की लाइन है। फिर कह रहे हैं एल्कोहल ऑब्टेन्ड बाय द फर्मेंटेशन इज ओनली अप टू, जो एल्कोहल हमें फर्मेंटेशन से मिलता है वो मैक्सिमम 95% तक प्योर हो सकता है। नेक्स्ट टाइम कह रहा है अगर हम टोलिन की नाइट्रेशन करवाएं, टोलिन का रिएक्शन करवाएं HNO3 से सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, सो हमारे पास टोलिन के अंदर जगह जगह पर नाइट्रो ग्रुप ऐड होने लग जाता है। और यहाँ पर क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम काम करवा रहे हैं तो मल्टीपल नाइट्रेशन एक ही टाइम में होगी। और अगर मल्टीपल नाइट्रेशन एक ही टाइम में होती है तो टोलिन क्योंकि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर है, टोलिन ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर है, इसका मतलब वो ऑर्थो पे भी लगवाएगा और पैरा पे भी लगवाएगा। अब अगर आपको याद हो तो 2 और 6 पोजीशन जो है उसे हम ऑर्थो पोजीशन कहते हैं और 4 पोजीशन जो है वो पैरा पोजीशन कहलाती है। ठीक है, तो क्योंकि टोलिन एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है तो आने वाले नाइट्रो ग्रुप को 2 पर भी लगवाएगा, 4 पे भी लगवाएगा, 6 पे भी लगवाएगा, और इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टोलिन, दैट इज TNT। TNT एक डायनामाइट है जो कि बम्बार्डमेंट के लिए यूज की जाती है, तो इसका आंसर है 2,4,6 TNT। फिर वो आपसे कह रहा था रिएक्टिविटी ऑफ गिरगनाट्स रीजन। तो बेटा गिरगनाट्स रीजन की रिएक्टिविटी जो है वो
पोलैरिटी पर डिपेंड करती है CMG बॉन्ड की। ये आपकी बुक की लाइन है। फिर वो आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल रिएक्ट विद बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो जब आपने गिरगिनार्ड्स रिएजेंट पढ़े होंगे, गिरगिनार्ड्स रिएजेंट के 9 रिएक्शन, तो आपने देखा होगा कि गिरगिनार्ड रिएजेंट एल्डिहाइड से भी रिएक्शन कर रहा है और कीटोन से भी कर रहा है। जब वो फॉर्मल्डिहाइड से करता है तो प्राइमरी अल्कोहल बनाता है, जब वो अदर देन फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन करता है तो फिर वो सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है, और जब वो कीटोन से रिएक्शन करता है तो फिर वो 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है या फिर टर्शरी अल्कोहल बनाता है। तो ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ा होगा। फिर वो कह रहा है इन एसीटोन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर, एसीटोन के अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होते हैं। इसके मुझे स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा आपके लिए। सो केमिकल हमारे पास कौन सा है, CH3। एसीटोन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर बीच में हमारे पास होता है कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है, और फिर आपके पास क्या होता है, फिर दोबारा CH3। अच्छा, यहाँ पर आपके पास ऊपर जो है वो ऑक्सीजन अटैच होती है, और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में हमारे पास एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सो हम यहाँ पर उस डबल बॉन्ड को भी इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है सिंपल एसीटोन का। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को अगर आप गौर से देखें तो इस स्ट्रक्चर के अंदर हमें सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स को काउंट करना है। अच्छा, डबल बॉन्ड तो यहाँ पर आपको एक ही नजर आ रहा है। याद रखिएगा कि जब भी डबल बॉन्ड होगा तो उसका एक बॉन्ड जो है वो सिग्मा के तौर पे काउंट होगा, और एक बॉन्ड जो है वो पाई के तौर पे काउंट होगा। इसका मतलब अगर मैं ये वाले एरिया की बात करूं तो इसमें से सिर्फ एक पाई बॉन्ड है डबल बॉन्ड, लेकिन पहला वाला बॉन्ड कहलाता है सिग्मा और दूसरा वाला बॉन्ड कहलाता है पाई। सो सी और ओ के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो इस सीओ के अंदर एक सिग्मा और एक पाई हो गया। फिर देखिए कार्बन इधर भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इस साइड भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो एक सिग्मा बॉन्ड पहले ही था, अब दो और हो गए। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, तीन। तीन सिग्मा बॉन्ड हो चुके हैं, एक पाई बॉन्ड हो चुका है। अगर आप इस कार्बन को देखें तो इसके साथ तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसका मतलब तीन बॉन्ड और ये और बना रहा है, तो तीन सिग्मा से कितने सिग्मा हो गए, 6 सिग्मा। और अगर ये लास्ट वाले सी को भी देखें तो ये भी तीन बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो तीन सिग्मा और ऐड कर दीजिए, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स की क्वांटिटी हो गई 9, और जो पाई बॉन्ड्स हैं वो 1 है। फिर वो आपसे कह रहा है दिस इज नॉट द नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। तो ट्रिपल फॉस्फेट जो है वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर नहीं होती, ट्रिपल फॉस्फेट और सुपर फॉस्फेट जो है वो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स हैं। फिर वो आपसे कह रहा है फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विद HCN टू फॉर्म सियानोहाइड्रिन। जब आपने एल्डिहाइड का HCN के साथ रिएक्शन कराया होगा तो आपके पास एक केमिकल फॉर्म हुआ होगा सियानोहाइड्रिन। वो आपसे कह रहा है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये रिएक्शन अगर आपने पढ़ा होगा तो ये एडिशन रिएक्शन होता है। जब हम एल्डिहाइड का रिएक्शन कराते हैं HCN के साथ तो डबल बॉन्ड टूट जाता है एल्डिहाइड का, और ऑक्सीजन के साथ जाके H लग जाता है और कार्बन के साथ जाके CN लग जाता है। सो ये रिएक्शन तो एडिशन है, यहाँ पर सिर्फ एक ही सिंगल प्रोडक्ट बनती है इसलिए एडिशन रिएक्शन है। और यहाँ पर जो CN है वो एक न्यूक्लियोफाइल है, सो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये आपकी बुक के अंदर भी मेंशन है, जहाँ पर आप ये हेडिंग पढ़ रहे होंगे कि रिएक्शन विद HCN, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। वो आपसे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज फॉर आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो फ्रूट्स को पकाने के लिए गैस इस्तेमाल होती है जिसे हम कहते हैं इथीन। सो यहाँ पर ऑप्शन में हम इसको करेक्ट कर लेते हैं ई। ठीक है, तो ये गैस कहलाती है इथीन। फिर वो आपसे कह रहा है सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द वन विच इज एल्कोहल। इनमें से एल्कोहल कौन सा है, ये इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला है, बीच वाला डाई मिथाइल ईथर है, फिर ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है, और फिर ये इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला है। सो ये आपने भी पढ़ा होगा फर्मेंटेशन के अंदर इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH2H5OH या फिर CH3CH2OH। फिर वो कह रहा है विच वन ऑफ दीज पॉलीमर इज अ सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर वो पॉलीमर होता है जो कि इंडस्ट्री में हम प्रिपेयर कर सकते हैं। सो एनिमल सेल को तो हम ज़ाहिर है प्रिपेयर नहीं कर सकते, स्टार्च भी एक नेचुरल कंपाउंड है, सेल्यूलोज एक नेचुरल कंपाउंड है, तो जितने भी नेचुरल कंपाउंड हैं उनको सिंथेसाइज करना मुश्किल होता है। यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर तो बनता ही इंडस्ट्री के अंदर है, सो पॉलिस्टर इसमें से एक सिंथेटिक पॉलीमर है, तो इसका आंसर है आपके पास पॉलिस्टर।
फिर वो आपसे कह रहा है ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन द मोस्ट एक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट। तो जब आपने नाइट्रेशन करवाई होगी तो बेंजीन के साथ आप NO2 ग्रुप को ऐड करवाते हैं। लिखा हुआ है द एंजाइम इज नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च के अंदर कौन सा ऐसा केमिकल है जो कि इन्वॉल्व नहीं होता, तो वो यूरिएस है। ठीक है, यूरिएस का काम होता है यूरिया को ब्रेक डाउन, और यूरिया का फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च से कोई लेने देने नहीं। फिर वो कह रहा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ। जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं वो बेंजीन के डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे फिनोल है, जैसे टोलिन है, जैसे बेंजोइक एसिड है। फिर वो कह रहा है विच सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैज प्लेनर ट्रायंगुलर शेप। तो आपने पढ़ा होगा sp2 का शेप जो है वो ट्रायंगुलर होता है, जबकि sp का लीनियर होता है और sp3 का टेट्राहेड्रल होता है। विच वन इज अ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होती है? एक ऐसी पॉलीमराइजेशन जिसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो या HCl का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो। मींस जब भी पॉलीमर बने तो कोई सिंपल मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा हो। तो PVC के अंदर भी नहीं होता, पॉलीविनाइल क्लोराइड के अंदर भी नहीं होता, पॉलीविनाइल एसीटेट में भी नहीं होता, पॉलीथीन में भी नहीं होता। ट्राइलिन एक तरह का पॉलिस्टर है, इसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा होता है। चैप्टर 11 में आपको मिल जाएगा। द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। तो बेटा पेंटेन की 3 आइसोमर्स होते हैं, ये आपने चेन आइसोमेरिज्म में पढ़ा होगा। फिर लिखा हुआ है प्रोपानोन एंड प्रोपानाल। तो प्रोपानोल और प्रोपानाल, देखें प्रोपानोन नोन इंडिकेट कर रहा है कीटोन को, और प्रोपानाल का एल इंडिकेट कर रहा है एल्डिहाइड को। तो इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन है प्रोपानोन के अंदर, और प्रोपानाल के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है। तो दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। सेकंड वो आपसे कह रहा है दिस इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को जज करने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि उस पर नेगेटिव चार्ज होगा या फिर उसके पास लोन पेयर होगा। सो अगर हम OH की बात करें तो उस पर नेगेटिव चार्ज है, अगर हम सीन की बात करें तो उस पर नेगेटिव चार्ज है, अगर हम NH3 की बात करते हैं तो NH3 के अंदर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 3 तो वो यूटिलाइज कर लेता है हाइड्रोजन को अटैच करवाने के लिए, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स के पास बच जाते हैं जो कि लोन पेयर के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। सो अमोनिया भी एक न्यूक्लियोफाइल है। फिर उसके बाद आपके पास आ गया BF3। BF3 का जो बोरॉन है उसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है। और जब वो थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है और तीनों की तीनों इलेक्ट्रॉन्स उसके एंगेज हो गए हैं फ्लोरीन के साथ, तो उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है। तो ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये उल्टा इलेक्ट्रोफाइल है। सो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। जब हम एल्डिहाइड की रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एल्डिहाइड में से जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसका डबल बॉन्ड टूट जाता है, और उस O के साथ जाके H लग जाता है, और जब भी O के साथ H लगता है तो फिर वो एल्कोहलिक ग्रुप का कहलाता है। तो इसका आसान सा आंसर है एल्कोहल। फिर वो आपसे कह रहा है हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, अगर वो आपसे कह देता है पेपर के अंदर द रिडक्शन की जगह ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड आपको दिखता कार्बोक्सिलिक एसिड, से याद रखिएगा। फिर वो कह रहा था हाइब्रिडाइजेशन इन द कार्बोनाइल एटम। तो कार्बोनाइल एटम के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? sp2 होती है, फिक्स्ड है। क्यों? क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप मैक्सिमम जो बॉन्ड्स हैं वो 3 बना सकता है। जब कार्बन डबल बॉन्ड के साथ एंगेज हो जाता है ऑक्सीजन में, तो मैंने आपको बताया था कि चाहे 1 बॉन्ड हो, 2 बॉन्ड हो या 3 बॉन्ड हो, आप काउंट सिर्फ 1 को कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए। सो कार्बन के साथ जब डबल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन है, तो चाहे डबल बॉन्ड है लेकिन काउंट एक ही दफा होगा। इसका मतलब कार्बन की एक वैलेंसी तो यहीं पे वेस्ट हो गई हाइब्रिडाइजेशन के लिहाज से। सो कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है कार्बोनाइल के साथ और 2 बॉन्ड बनाएगा लेफ्ट और राइट पर, तो 3 बॉन्ड बनाने की वजह से वो sp2 कहलाएगा। दिस इम्पार्ट्स ग्रीन कलर टू ग्लास। तो बेटा ग्लास को जो ग्रीन कलर देता है उसे हम कहते हैं क्रोमियम ऑक्साइड। इनमें से जो कॉपर ऑक्साइड है वो आपके पास जो है वो ब्लू कलर देता है, और कोबाल्ट ऑक्साइड भी ब्लू कलर दे रहा होता है। लिखा हुआ है मिल्क शुगर इज ऑल्सो कॉल्ड। मिल्क शुगर को हम किसका नाम देते हैं? लैक्टोज का। अगर यहाँ पे मिल्क शुगर की जगह वो आपसे कहता फ्रूट शुगर, तो फ्रूट शुगर को हम कहते हैं फ्रक्टोस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो बेटा न्यूट्रल अमीनो एसिड की एग्जांपल है ग्लाइसिन। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा लाइसिन हो गया, ये जो सेकंड नंबर पे लिखा है लाइसिन हो गया, या आर्जिनिन हो गया, या हिस्टडीन हो गया, तो ये तीनों की तीनों बेसिक अमीनो एसिड्स हैं। और लास्ट में आपके पास है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड, ये एसिडिक अमीनो एसिड्स होते हैं। फिर वो आपसे कह रहा है विच कंपाउंड इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट।
तो इसका आंसर है वाटर। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ये तो आपको भी पता होगा ऑलरेडी। सो वो आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग द कंपाउंड दैट कैन बी मोस्ट रीडली सल्फोनेटेड, इनमें से सबसे अच्छा सल्फोनेटेड कौन होगा? जाहिर है जो एक्टिवेट होगा। अगर हम बेंजीन को देखें तो बेंजीन तो एक सिंपल मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर कोई ग्रुप ही नहीं है। अगर मैं नाइट्रोबेंजीन को देखूं तो नाइट्रोबेंजीन में बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप लगा हुआ है, और NO2 ग्रुप एक मेटा डी एक्टिवेटर है, डीएक्टिवेटर है, तो बेंजीन की रिंग को उल्टा डीएक्टिवेट कर देगा। क्लोरोबेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा होगा बेंजीन के ऊपर, और क्लोरीन एक ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटर है, तो चाहे नाइट्रो ग्रुप लगाओ चाहे Cl ग्रुप लगाओ, ये दोनों को दोनों बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देंगे, तो रीडली सल्फोनेटेड नहीं होंगे, बल्कि बहुत मुश्किल से होंगे। लेकिन अगर हम टोलिन की बात करें तो टोलिन के अंदर बेंजीन के ऊपर CH3 प्रेजेंट होता है, और ये जो CH3 होता है ये एक एक्टिवेटर है, ऑर्थोपैरा एक्टिवेटर है, और इस एक्टिवेटर की वजह से टोलिन ज्यादा अच्छा काम करेगा सल्फोनेशन के अंदर। तो इसका आंसर है टोलिन। खैर यहाँ पर हमारा MCQs का पहला सेट कंप्लीट हो गया। मैं ऑर्गेनिक के आपको 2-3 सेट करवाऊंगा, और मुझे अगर टाइम मिलता है अभी तो फिर मैं आपके और सेट भी करवा दूंगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहाँ तक एंड कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।